दोस्तों नमस्कार। चुनाव आयोग अगर सड़कों पर निकलकर लोगों को बताने लगे कि वोट डालना कितना महत्वपूर्ण है और हर नागरिक का यह कर्तव्य है, यह उसका हक है, तो इस देश में वोट का परसेंटेज बढ़ जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारियों को आपने कभी भी सड़क पर लोगों को वोट डालने के लिए सचेत करना या पढ़ाने की स्थिति में कभी नहीं देखा होगा। विज्ञापनों के जरिए इलेक्शन कमीशन जरूर कहता है कि वोट डालना आपका अधिकार है, और यह विज्ञापन अखबारों में होते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर रेंगते हुए नजर आते हैं, या फिर गली चौराहों में कुछ बोर्ड आपको दिखाई दे जाएंगे, वह भी चुनाव के वक्त। लेकिन चुनाव आयोग अगर ईवीएम मशीन को लेकर निकल पड़े गली चौराहों में यह बताने के लिए कि देखिए यह ईवीएम मशीन है, इसमें आपने बटन दबाया और जिस चिन्ह पर आपने बटन दबाया वही वीवीपैट में नजर आ रहा है, यानी ईवीएम मशीन ठीक है। 2014 में इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, 2019 में भी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। इस देश के भीतर में ईवीएम को लेकर उठते सवालों के बीच इससे पहले कभी भी चुनाव आयोग सड़कों पर ईवीएम मशीन लेकर बताने और जताने की स्थिति में नहीं आया कि देख लीजिए, समझ लीजिए, जरा समझिए हाउ टू कास्ट योर वोट। और उसके बाद जो अधिकारी, जो कर्मचारी वहां पर ईवीएम मशीन के साथ मौजूद होगा, वो बताएगा कि देखिए आपने बटन दबाया और वही पर्ची निकल रही है। क्या वाकई ईवीएम की साख को लेकर इस दौर में इतनी बुरी स्थिति आ चुकी है? क्योंकि एक तरफ ईवीएम के जरिए इस देश में गड़बड़ी होती है और ईवीएम में पहले से आप सिस्टम तय कर सकते हैं कि किसको कितने वोट पड़े, और उस कितने वोट पड़ने की दिशा में ईवीएम मशीन और वीवीपैट के भीतर भी आप कोई नया सिस्टम डाल सकते हैं। जब इसको बताने के लिए इस देश के भीतर जंतर मंतर तक पर लोग एकजुट होने लगे, तो क्या ईवीएम को लेकर इस देश में सवाल बहुत बड़ा हो चला है? और डेमोक्रेसी का सवाल इस देश में वोट देने के साथ जुड़ा है, तो क्या ईवीएम को लेकर अब चुनाव आयोग गली मोहल्लों में जा जाकर यह बताने की स्थिति में है कि हां देखिए ईवीएम सही है, हम सही हैं, हम सही तरीके से पारदर्शी चुनाव कराते हैं, जो कह रहे हैं वो गलत है, उनकी मशीन गलत है, हमारी मशीन ठीक है। इन दो परिस्थितियों को आज जरूर समझ लीजिए, लेकिन उसके साथ एक तीसरी परिस्थिति भी जुड़ी हुई है। वह तीसरी परिस्थिति यह है कि अब इस देश के भीतर में क्या मौजूदा सत्ता सरकार ने चुनाव आयोग को निर्देश दे दिया कि ईवीएम को लेकर और ईवीएम की साख को लेकर जो सवाल है, उन सवालों को आप लोगों के जहन से दूर कर दीजिए, और खास तौर से अलग अलग मीडिया हाउस के बाहर भी अपनी दुकान आप लगा लीजिए और बताइए, पत्रकारों को ही बुला लीजिए और बताइए कि देखिए आप जो बटन दबा रहे हैं वही वीवीपैट में आपको चिन्ह भी नजर आ रहा है। तो क्या यह ऊपर का आदेश इसलिए है क्योंकि इस देश के भीतर में जो भी उपलब्धियां लाभार्थियों के जरिए या योजनाओं के जरिए सरकार बताती है वह सब कुछ सच नहीं है? या लोगों के भीतर इस दौर में आर्थिक मुद्दों को लेकर और सरकार के तौर तरीकों को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सरकार का शोर अपने तौर पर है कि वह तो चुनाव जीत ही जाएगी? तो यह एक परिस्थिति। और दूसरी परिस्थिति यह कि खास तौर से उस दौर में जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी सरकार करेगी, इस पर मोहर संसद ने लगा दी, सुप्रीम कोर्ट की सहमति असहमति कोई मायने रखी नहीं गई, तो उसके बाद क्या अब चुनाव आयोग को कैसे चलना है और ईवीएम की साख को बरकरार रखना है, यानी सड़क पर उठते हुए सवाल जो ईवीएम को लेकर लगातार उठाए जा रहे हैं, उन सवालों को दबाने की एवज में या उसके समानांतर अपनी साख बचाने के लिए अब चुनाव आयोग इस तरीके से सड़क पर आ गया है? हो सकता है। तो एक एक परिस्थिति को आज जरा खोलते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जो ईवीएम की मशीन लेकर चुनाव आयोग के कर्मचारी अधिकारी जिस तरीके से निकले और उन्होंने बताना शुरू किया कि देखिए ये बटन दबाइए और यही चुनाव चिन्ह आपको नजर आएगा। एक आपको रिपोर्ट नहीं बल्कि एक वीडियो दिखलाते हैं। यह वीडियो एनडीटीवी के पास का है। उस जगह पर जो मौजूदगी थी
उसमें ईवीएम मशीन थे, कर्मचारी थे जो बता रहे थे, जिनसे बटन दबवाया गया वह पत्रकार थे, उनसे सहमति पूछी गई। अब आप ठीक समझ रहे हैं ना? तो दूसरे पत्रकार ने सवाल किया, समझ तो रहे हैं लेकिन अब दूसरा बटन दबाने के बाद फिर चुनाव, बोले वो तो दबेगा, तो कब ये खुलेगा कब? तो बोले ये तो आखिर में खुलता है, ये यहां नहीं खुलेगा, लेकिन जो आप दबाते हैं वही वीवीपैट में आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इन्हीं सवालों को ईवीएम मशीन कैसे खराब है उन्होंने भी उठाया था, लेकिन यहां तो सवाल इलेक्शन कमीशन का है। तो पहले इलेक्शन कमीशन के इस वीडियो को देखिए। अब क्या होगा, बटन दबाइए, यहाँ आपने सी को दबाया, जो भी है एक्स दिख रहा है, हाँ इसमें आया यही आया। अब आप इससे मुतमईन हैं कि जो आपने बटन दबाया वही आपको वीवीपैट में दिखा? हाँ बिल्कुल संतुष्ट वही देखा और पर्ची वो गई है। इसका मतलब ईवीएम ठीक काम कर रही है? जो सामने दिख रहा है उसमें तो ठीक काम कर रही है। नहीं, इसमें वोट गया कि नहीं आपने ये देखा कि नहीं? वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ दिख रहा है, यहाँ गया कि नहीं? सवाल तो विपक्ष के साथ अगला वोट तभी डलेगा सर जब ये दोबारा डेबिट होगा, उससे पहले एक साथ नहीं जाएगा। कोई भी पूछ सकता है आज जरूरत क्यों पड़ गई ईवीएम को सड़क पर लाकर चुनाव आयोग के कर्मचारियों को यह बताने की कि देखिए ईवीएम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सब कुछ तो ठीक है। तो क्या वाकई चुनाव आयोग की अपनी साख भी ईवीएम में समा चुकी है और ईवीएम के जरिए मौजूदा सरकार की जीत हार तय होने लगी है? तो क्या इस देश के भीतर में जो वोट दिए जाते हैं उन वोट का कोई मतलब नहीं है क्या? ये सारे सवाल हैं, इन सवालों पर मत जाइए। इससे हटकर ठीक इसी तरीके की ईवीएम मशीन लेकर, जो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी का जिक्र जो लोग कर रहे हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उन वकीलों के जरिए जब ईवीएम का प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया गया तो ध्यान दीजिए इन्हीं बातों का जिक्र वह बिल्कुल इसी तरीके से जंतर मंतर पर बता रहे थे। और एक वोट डालने के बाद दूसरा वोट डालने के साथ ही कौन सा चुनाव चिन्ह निकलता है, यह किस रूप में छुप जाता है और उस काले शीशे का मतलब क्या होता है, उन्होंने सब बताया। तो हमें लगता है उसे भी आपको देखना चाहिए, जिसी की बदौलत अब चुनाव आयोग को सड़क पे आना पड़ रहा है। अब देखिए, आपको पर्ची दिख रही है क्या? जब नया वोटर आया तो उसे भी ये पर्ची नहीं दिख रही थी, और जब उसने अगला वोटर आया और उसने बनाना दबाया तो प्रोग्राम ने वही पर्ची लाइट चलाकर वापस दिखा दी। ये वही पर्ची है, उसने दूसरे वोटर को दिखा दिया है। वोट नहीं पड़ा, वोट नहीं गिरा, वही पर्ची उस दूसरे को दिखा दी और लाइट बंद कर दी। अब आपको दिख रहा है वापस कुछ? अब इतना लाइट बंद करिए, चुपचाप एप्पल छापा है, ये एप्पल छाप लिया। तो ये जंतर मंतर की मशीन थी जहां पर ईवीएम गड़बड़ी की जा सकती है, इसकी जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील सड़क पर उतरे थे। अब सवाल है, क्या इससे धड़कनें सरकार के इस रूप में बन गई या बढ़ती चली गई कि उसने चुनाव आयोग से कहा कि दरअसल ईवीएम की साख ही चली जाएगी तो फिर चुनाव बचेगा कैसे? और चुनाव बचेगा कैसे, यह तो सरकार के कामकाज पर टिका होता है। तो क्या सरकार का कामकाज भी पूरे तरीके से हवा में है और उस कामकाज का असर लोगों पर हो नहीं रहा है जो वो वोट डालने निकल आए? तो क्या इसीलिए ईवीएम मशीन इस तरीके से काम कर रही है? यह सवाल तो विपक्ष के तमाम दलों ने उठाया, लेकिन एकजुटता उनमें आ नहीं पाई। मायावती ने इस सवाल को उठाया, कांग्रेस के चंद नेताओं ने यह सवाल उठाया, अखिलेश यादव ने एक वक्त यह सवाल उठाया, एक वक्त उद्धव ठाकरे ने यह सवाल उठाया, एक वक्त शरद पवार भी यह कह गए, लेकिन इंडिया समुचित तौर पर सामने उभर कर आ सके यह सवाल उठ नहीं पाया। लेकिन इलेक्शन कमीशन का सड़क पर उतरना दरअसल जिस दिशा में ले जाता है वह मौजूदा सत्ता के कामकाज की दिशा में जाता है, क्योंकि सरकार के कामकाज से ही इस देश में चुनाव तय होते हैं। लोगों के जहन में सरकार का कामकाज भी होता है और सरकार के कामकाज की हकीकत क्या होती है उसको अगर पढ़ना और समझना शुरू कीजिएगा तो मौजूदा वक्त में सिर्फ एक ही शख्स है जिनका चेहरा है, जिनका भाषण है, जिनके भाषण में कहे गए शब्द हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।
वह जिन बातों को कहते हैं और जिस कन्विक्शन के साथ कहते हैं, जनता उस पर भरोसा क्यों नहीं करे। मसलन वह कल ही मौजूद थे बंबई में, नासिक में, जब भाषण दे रहे थे तो जिक्र कर रहे थे कि हम इतने लंबे पुल अगर बना देते हैं तो इस देश के भीतर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं दुगनी रफ्तार से काम कर रहे हैं। क्या वाकई यह सच है क्या, या प्रधानमंत्री ने कह लिया, हमने आपने मान लिया? ठीक उसी तरीके से जो ईवीएम को लेकर सवाल था, और ईवीएम को लेकर सवाल था तो अब इलेक्शन कमीशन को सफाई देने सामने आना पड़ा। लेकिन इस दौर में मीडिया तो है नहीं जो सवालों को खड़ा करे, तो सरकार सफाई देने क्यों आए। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कहा और सच क्या है, हमें लगता है आज इसे भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री ने इस देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी तेजी आई है उसको लेकर क्या कहा, पहले आप इसे सुनिए, फिर बताएंगे उसी सरकार के अपनी रिपोर्ट तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या कहती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा, पहले इसे सुनिए। आज हर क्षेत्र में पिछली सरकारों से दोगुनी तीगुनी रफ्तार से काम किया जा रहा है। ये जो बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं वो किसके लिए है? आपके लिए। तो प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि हमारे दौर में किस तेजी से काम होता है। पिछली सरकारों की तुलना में यह दुगनी रफ्तार से काम होता है। जाहिर है समुद्र पर सबसे लंबे पुल का उद्घाटन है, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, कौन कोई सवाल करेगा, और कोई सवाल भी करे तो क्यों करे, उससे होगा क्या। लेकिन सच क्या है, यानी मोदी सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसकी आखिरी रिपोर्ट नवंबर 2023 की है। इस रिपोर्ट में बकायदा दर्ज है कि 150 करोड़ से ज्यादा के तकरीबन 845 प्रोजेक्ट देरी से बन रहे हैं, देरी से चल रहे हैं, डिले हो रहे हैं। और इस रिपोर्ट में जिक्र है कि अक्टूबर के महीने में 60 नए प्रोजेक्ट शामिल किए गए। उसमें से जो पूरे हो जाने चाहिए थे अब तक, उसमें भी 31 प्रोजेक्ट डिले चल रहे हैं, जिसमें 45 सड़क से संबंधित हैं, 5 पावर से संबंधित हैं, 3 पेट्रोलियम से संबंधित हैं, 3 कोल से संबंधित है, 1 सिविल एविएशन से संबंधित है, 1 स्टील से संबंधित है। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। इन्हीं परियोजनाओं या प्रोजेक्ट्स के जरिए समझिए तो 845 प्रोजेक्ट जो डिले चल रहे हैं, जो पहले से देरी में आ रहे थे, उसमें 149 प्रोजेक्ट जो है वह 1 महीने से ज्यादा की देरी पे है, और उसमें भी 39 बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसकी लागत 1000 करोड़ से ज्यादा की है। अब सवाल यह होगा कि क्या वाकई इतने प्रोजेक्ट, हमें लगता है इसको और ज्यादा डिफाइन करते हैं, क्योंकि जो लागत होनी चाहिए थी इन प्रोजेक्ट्स की वह 24,78,000 करोड़ की थी। लेकिन जब डिले होने लगे प्रोजेक्ट तो लागत बढ़ गई और वो हो गई 29,09,000 करोड़, यानी तकरीबन 17.5% कॉस्ट का इजाफा हो गया। अब यहां पर देखिए एक एक करके 50 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो वक्त से पहले बन गए, जो सरकार की योजनाओं में फिट बैठते थे, उसमें 50 प्रोजेक्ट है। इतना ही नहीं, सरकार के जो 611 प्रोजेक्ट है वह भी ट्रैक पर चल रहे हैं, कोई इनकार नहीं है इससे। लेकिन सवाल है कि अगर 50% से ज्यादा प्रोजेक्ट डिले चल रहे हैं तो इससे पहले की सरकारों का आकलन भी इस दौर से होना चाहिए। मनमोहन सिंह की सरकार में जो प्रोजेक्ट डिले का रेशियो था वह तकरीबन 41.3% था। इस सरकार के दौर में हमने आपसे कह दिया 50 प्रोजेक्ट वक्त से पहले, 611 प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक हैं, 837 प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं, 411 प्रोजेक्ट में कॉस्ट की काफी बढ़ोतरी हो गई है, 259 प्रोजेक्ट में कॉस्ट भी और वक्त भी बढ़ गया है। अब इसको सिलसिलेवार तरीके से और समझिए तो 202 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 1 साल तक की देरी हो रही है, 188 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 1 साल से लेकर 2 साल तक की देरी हो रही है, यानी 13 महीने से लेकर 24 महीने तक की देरी हो रही है। 324 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 25 महीने से 60 महीने तक, यानी 2 साल से ज्यादा और 5 साल से कम का वक्त इसमें लगेगा। और 123 प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जिसमें 5 साल से भी ज्यादा का डिले होगा। वजह क्या है इसकी?
सबसे बड़ी वजह है जिस सरकार की इकोनॉमी चकाचौंध में है, 5 ट्रिलियन होने की दिशा में है, जो सरकार लगातार बता रही है कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे, उसी सरकार के पास जो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है वो डिले है, वो नहीं मिल पा रहा है। पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है? योजनाओं के लिए पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है? यह सबसे बड़ा कारण है। दूसरा बड़ा कारण है लैंड एक्विजिशन का। जो जमीन लेनी है तो जमीन जिससे ली जाती है उसको पैसा एवज में दिया जाता है, तो वो पैसा ही नहीं है, लैंड एक्विजिशन कैसे होगा? वहां पर भी ये मामला आ गया। तीसरा मामला है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसकी कमी है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर होना चाहिए उसमें कमी है, यानी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तीसरा कारण है। चौथा कारण क्या है? जो मैन पावर होता है वह भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको जो पैसा दिया जाना है वो पैसा उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जाते हैं उसके जो नियम कायदे होते हैं वहां भी प्रॉब्लम आ रही है। और छठी प्रॉब्लम सीधे सीधे इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई है। कहीं पेड़ काटना है वहां पर मुश्किल है। इन तमाम चीजों को, मुश्किल हालातों के बीच इतने प्रोजेक्ट डिले से हैं। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च बढ़ चुका है और कई प्रोजेक्ट नहीं, 129 प्रोजेक्ट तो 5 साल के बाद पूरे होंगे, यानी 2024 आज है तो 2028-29 के चुनाव के समय ये प्रोजेक्ट फिर से निकल कर आएंगे। होता क्या है, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को मोदी सरकार जब आई तो उसने स्क्रैप कर दिया, क्योंकि उन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया नहीं जा सकता था, लेकिन मनमोहन सरकार ने उसका ऐलान कर दिया। उस दौर में अगर चले जाइएगा तो उस दौर के लगभग 69 प्रोजेक्ट ऐसे थे जिन पे 5 साल की देरी चल रही थी। अभी कितनी चल रही है? 129 प्रोजेक्ट की देरी चल रही है। उस वक्त ऐसे प्रोजेक्ट जिन पे 2 से 5 साल की देरी थी उसकी संख्या मनमोहन सिंह के काल में 162 प्रोजेक्ट की थी। अभी कितनी है? 324 प्रोजेक्ट की है। सवाल क्या है? प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कह दिया, प्रधानमंत्री परसेप्शन बना रहे हैं, परसेप्शन भी बन गया। अब इस प्रक्रिया के भीतर जनता को समझना है, लेकिन फिर दोबारा लौटिए उस ईवीएम के बारे में सोचिए जिस ईवीएम के जरिए कहा जा रहा है नहीं नहीं सब कुछ पहले तय हो गया। तो क्या वाकई ऐसी स्थिति होती है क्या? क्योंकि परसेप्शन सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, टेस्ट केस प्रधानमंत्री को ही लीजिए। उन्होंने युवाओं को लेकर भी कहा, लेकिन युवाओं की बेरोजगारी इस दौर में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा इस देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा ही मायने रखते हैं। सुन लीजिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा, फिर हम युवाओं का सच भी आपको बतलाएंगे। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आया है। तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। आज भारत दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में आया है, तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। भारत के युवाओं के लिए समय का वो सुनहरा मौका अभी है। अमृत काल का ये कालखंड है। आज आपके पास मौका है इतिहास बनाने का, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का। आप याद करिए, जाहिर है प्रधानमंत्री युवाओं को लेकर कह रहे हैं तो भरोसा कर लीजिए। यह मत पूछिए कि युवाओं की परिस्थिति इस दौर में क्या है, क्योंकि सरकार की अपनी रिपोर्ट बतलाती है कि युवा बेरोजगारी, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का आंकड़ा निकल कर आया CMIE के जरिए, उसने बताया कि यह हाईएस्ट पॉइंट पे है। इस देश के भीतर में ग्रामीण भारत में भी रोजगार मिल नहीं पा रहा है, शहरों में नहीं मिल रहा है, महानगरों में नहीं मिल रहा है। और आप सोचेंगे ये कितना फीसदी है, तो 20 से 24 साल तक का ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 43.80% बेरोजगारी रेट है। शहरों में यह लगभग 45-46% हो गया है। 45.98% बेरोजगारी रेट शहरों में है।
इसी तरीके से अगर आप 25 की उम्र से लेकर 29 की उम्र तक को देखें तो गांव में यह लगभग 13-13.5% है और शहरों में यह लगभग 16.5% है। और अगर आप 30 से 34 बरस भी लाना चाहते हैं, वहां तक पहुंचते पहुंचते लोग हाफ जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, थक जाते हैं। लेकिन इसीलिए या सबके पास काम कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि 30 से 34 की उम्र में काम तो करना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर सामान्य तौर पर 1% से ज्यादा बेरोजगारी रेट होता नहीं है। लेकिन इस दौर में ग्रामीण क्षेत्रों में यह 2.44% है, शहरों में यह 3% से ज्यादा है। यानी अगर एवरेज निकालिए तो 20 से 24% का बेरोजगारी दर 44.49%, 25 से 29 बरस का 14.33%, 30 से 34 बरस का 2.49%। और इसके दायरे में गांव है, शहर है, महानगर है, सभी जगह बेरोजगारी की परिस्थितियां हैं। और इस दायरे में पहली बार मनरेगा के भीतर भी बेरोजगारी की स्थिति बढ़ी है, यानी काम करने की मांग 15% तक बढ़ी है कि हमें काम दीजिए। और जिन्हें काम मिल रहा है वह भी 100 दिन का नहीं मिल रहा है, वो एवरेज भी घट गया। कल तक 55 दिन का काम एवरेज होता था, वो घटते घटते 42 दिन पर आ चुका है, जो आने वाले दिन में जब दबाव पड़ेगा तो और कम हो जाएगा। अब यहां पर सवाल है कि अगर लोगों के सामने ये मुश्किल हालात हैं और प्रधानमंत्री का खुद का भाषण है, भाषण लिखने वालों ने क्या सरकार की रिपोर्ट नहीं देखी? देखनी चाहिए। और अगर देखी होगी तो फिर भी परसेप्शन ही तो बनाना है। तो प्रधानमंत्री का भाषण सबके सामने है। अब सवाल यह है कि लेकिन जनता का पेट और जनता का काम भाषण से तो नहीं चलेगा। जाहिर है वो इंतजार करेगा चुनाव को लेकर। चुनाव के वक्त उसके भीतर का गुस्सा होगा, आक्रोश होगा। लेकिन फिर वही सवाल, क्या उसका वोट जब डल रहा है, जो विपक्ष के तमाम दल कहते हैं कि हमने वोट डाला, मध्य प्रदेश के भीतर आज भी ये लोगों के सामने सवाल है, हम वोट तो डाल रहे थे, लेकिन ये कैसे हो गया कि सबसे बड़ी जीत बीजेपी को ही मिल गई? जो एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी, वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। तो पहली बार वोटिंग परसेंटेज इसलिए बढ़ा कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं प्रो कम्बेंसी हो जाए। ऐसी स्थिति होती है क्या? जितने भी चुनाव के विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं ऐसी स्थिति होती नहीं है। लेकिन फिर वही सवाल, चुनाव के परिणाम सामने हैं, ईवीएम मशीन है और ईवीएम मशीन टेक्नोलॉजी से जुड़ी है जो सही रिजल्ट देगी ही। गांव खेड़े में चले जाइए तो टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत ज्यादा है, तो टेक्नोलॉजी के आसरे ही जिंदगी चल रही है। तो फिर दिक्कत क्या है? तो क्या इसीलिए ईवीएम की साख पर कोई सवाल ना उठे, क्योंकि वह चुनाव की जीत हार से सीधा जुड़ा हुआ यंत्र है? तो उसकी साख बचाने के लिए या खुद इलेक्शन कमीशन अपनी साख बचाने के लिए या फिर सरकार अपनी साख को बरकरार रखने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देती है। चुनाव आयोग ईवीएम मशीन लेकर सड़कों पे निकल जाते हैं और उसके बाद बताना शुरू करते हैं कि देखिए बिल्कुल सही है। अब यहां पर एक आखिरी सवाल है, तो क्या पूरा का पूरा विपक्ष इस दौर में जो कवायद कर रहा है, क्योंकि आज भी वो कवायद करते हुए नजर इंडिया के लोग आ रहे थे, जिसमें कौन संयोजक होगा, कौन प्रेसिडेंट होगा, कितनी सीट किसको मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, इसको लेकर कवायद शुरू थी। अब सवाल यह है कि जो होने वाला ही नहीं है वह हो जाए, क्या इस इंतजार में विपक्ष है या फिर उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि जो होगा ही नहीं, लेकिन लोकतंत्र की खातिर या इस देश के भीतर चुनौती क्यों दी जाए, क्योंकि इसके बाद की मशक्कत बड़ी मुश्किल वाली होगी। क्योंकि इस दौर में बार बार विपक्ष कहता है देखिए ईडी सक्रिय है, आईटी सक्रिय है, हमारे दरवाजे पर पहुंच जाती है, और जिसके दरवाजे पर पहुंचती है और जो सरकार के साथ खड़ा हो जाता है उसके बाद ईडी उसके पास नहीं जाती है। आप पूछेंगे कौन है ये? केजरीवाल को तो चौथा नोटिस मिल गया, लेकिन ईडी ने दोबारा अभिषेक बनर्जी को क्यों नहीं बुलाया? और आज ममता बनर्जी भी नहीं थी इंडिया की बैठक में। तो क्या ये सब कुछ सामान्य घटना है या फिर एक दबाव है सरकार का, या फिर एक पूरी प्रक्रिया है संस्थानों की और इलेक्शन कमीशन के भीतर बैठे अधिकारी कर्मचारी समझ तो रहे हैं, लेकिन ये जानते हैं कि दरअसल उनकी डोर तो सत्ता से बंधी है। और जो सवाल दिग्विजय सिंह उठा रहे थे ईवीएम को लेकर, वो तो सीधे कह रहे थे जब सरकार चाहेगी तभी इलेक्शन कमीशन मूव करेगा। इसीलिए बीते 3, 4, 5, 6 महीनों से हम गुहार कर रहे हैं हमारे साथ एक बैठक तो कर लीजिए, और देखिए चुनाव आयोग बैठक नहीं करता है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा आंदोलन कर दीजिए। सवाल आंदोलन भर का नहीं है, सवाल है याद कीजिए आखिर में महात्मा गांधी को।
महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से कहा था, आप जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो लड़ाई लड़ेंगे ही नहीं, हम तो इस देश को अपने तौर पर संघर्ष के रास्ते ले जाएंगे, और उन्होंने अहिंसा का रास्ता चुन लिया। तो गांधी जी जिस लड़ाई को लड़ रहे थे, उस लड़ाई में वो अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे थे, इस देश को तैयार कर रहे थे। क्या यह सोच इंडिया के भीतर आ सकती है? मुश्किल सवाल है, लेकिन सोचिए, पहली बार इस देश के भीतर में चुनाव आयोग और उसके कर्मचारी ईवीएम मशीन को लेकर सड़क पर घूमकर ये बता रहे हैं, या बताने की स्थिति में आ गए कि बटन दबा के देख लीजिए, जो बटन दबाते हैं वही तो नजर आता है, और यही बात जंतर मंतर पर पलट दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।